हमारे पास क्या चीज़ है, देखें हमने कहा था कि जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या होती है जी, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल से क्या है, उसे मैं हेड में रख लूँ, उसे मैं बॉडी में रख लूँ, कहीं भी रख के मैं उसे एग्जीक्यूशन जो है वो करवा सकता हूँ। ठीक है। अब हमें जैसे CSS लिखनी थी तो उसके लिए जो एक टैग था वो था स्टाइल का, मगर जावास्क्रिप्ट के लिए जो टैग यूज होगा वो होगा स्क्रिप्ट का टैग। इस टैग के अंदर जो भी चीज जाएगी वो रिप्रेजेंट ये करेगी कि ये जावास्क्रिप्ट की चीजें हैं। इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे वो जावास्क्रिप्ट वाले अप्लाई होंगे, ना कि HTML वाले। फाइल HTML की ही है, पर हमने HTML की फाइल के अंदर एक पोर्शन बना दिया जिसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट को ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमने CSS में किया था उसी तरह से। वहां पे जो टैग था वो स्टाइल का था, यहाँ पे जो है वो स्क्रिप्ट का है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कोड जाएगा, इसके अंदर भी कमेंट होंगे, इसके अंदर भी रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, वो सारे हमने फॉलो करने हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं एक चीज लिख लेता हूँ छोटी सी, अभी मैं बताता हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इस पेज को एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास हेलो आ गया, यानी कि एक मैंने अलर्ट दिया। अब अलर्ट क्या होता है, किस पर्पज के लिए यूज होता है, मैं भी बताता हूँ। तो आपके पास क्या हो गया जी, चीजें आउटपुट देने लग गई, यानी कि मेरे पास चीज ठीक तरह से वर्क कर रही है। अगर इसे मैं वैसे यूज करूं, किसी बॉडी के अंदर सिंपल रखूं, तो तब ये इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता कि ये किस चीज का है, इस पे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होने हैं। स्क्रिप्ट के अंदर जाएगा तो स्क्रिप्ट की बाउंड्री के अंदर उसे पता है कि मेरे पास अलर्ट का क्या मकसद है, और अलर्ट से मैं किस तरह के काम जो है वो लेता हूँ। उसी तरह से जैसे CSS का मैं कोई भी चीज़ अगर स्टाइल के टैग के बाहर लिखूं, तो उसे नहीं पता कि ये स्टाइल की चीज़ है, ये क्या है। क्यों? क्योंकि इस पे वो चीज़ें अप्लाई नहीं होती, वो रूल्स अप्लाई नहीं होते जो कि यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर अंदर होते हैं। जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है उसकी पहचान स्क्रिप्ट के अंदर अंदर ही है, उससे बाहर उसे कोई भी पहचानता नहीं है। हाँ, अगर हमने कम्युनिकेशन करवानी है वो हम करवा जरूर सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो HTML के अंदर लिख लें और एग्जीक्यूशन भी ठीक हो। वो तो इसे रिकग्नाइज ही नहीं करेगा। यहाँ पे अलर्ट का मतलब ये है कि इस तरह से कोई बॉक्स बने और उसके अंदर कोई मैसेज आ जाए जो भी मैं लिखवाऊं। पर यहाँ पे HTML को क्या पता कि अलर्ट का मतलब ये है कि एक बॉक्स बने और उसके अंदर मैसेज आ जाए। HTML तो इस चीज से अनअवेयर है, उसे ये चीज का अंदाजा ही नहीं है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे यहाँ से Ctrl+X करता हूँ, बॉडी के अंदर आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या मुझे आउटपुट मिलती है। तो देखिए आउटपुट अभी भी सेम है, उसी तरह की वही काम जो वहां पे हो रहा था वहां यहाँ पे भी वही हो रहा है। ठीक है। क्या किया मैंने, उसे वहां से स्क्रिप्ट के टैग को कॉपी किया, मैं कहाँ पे ले आया, मैं बॉडी के सेक्शन में ले आया, तो मेरे पास चीजें जो हैं वो सही तरह से जो है वो परफॉर्म हो रही है। ठीक है। एक हमने चीज देख ली ये वाली कि बॉडी के सेक्शन में, अब बॉडी के अंदर भी इसकी टाइप्स आ जाएंगी, क्योंकि बॉडी के अंदर भी कंटेंट होगा जब, तो फिर हम उसे ऊपर भी रखवा सकेंगे स्टार्टिंग में और एंडिंग पे भी रखवा सकेंगे। किस तरह से, जैसे अब हमारी बॉडी खाली तो नहीं ना होगी, बॉडी के अंदर तो पैराग्राफ भी होते हैं, हेडिंग्स भी होती हैं, डिव्स भी होती हैं। तो उस केस में हम इसे क्या करवा सकते हैं, इसे रखवा सकते हैं कहाँ पे, ऊपर रखवा लें स्टार्टिंग में, या फिर ऊपर सारा कोड आ जाए और एंडिंग पे हमारी क्या आ जाए, स्क्रिप्ट आ जाए या जावास्क्रिप्ट, जो भी हमारी चीज़ है यहाँ पे। हमारी क्या होती है अपनी मर्जी है, सेंटर में उसे लिख सकते हैं, आधा पेज आ जाए बॉडी में। जब बॉडी के अंदर जाने की बात हो गई ना कि बॉडी के अंदर ये चीज़ आएगी, तो फिर क्या हो गया, फिर आपके एंड पे बात चली गई कि आप इसे किस तरह से रखवाना चाहते हो। ठीक है, कहाँ पे रखवाना चाहते हो, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि पूरी बॉडी के अंदर आ सकती है, तो बॉडी के अंदर कहाँ पे आएगी आपकी मर्जी है। पर हम क्या करते हैं, इसे टॉप पे रखवा लेते हैं या बॉटम पे। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे रखवाना जो है ज़्यादा फिजिबल होगा, कि हम इसे टॉप पे रखवाएं, हेड में रखवाएं या बॉटम में रखवाएं। अभी फिलहाल मैं इसे ले आता हूँ हेड में वापस। ठीक है।
हमने कहा था कि ये विद इन HTML भी हो सकती है और आउटसाइड ऑफ HTML भी ये हो सकती है। तो आउटसाइड ऑफ HTML करने के लिए कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, इसी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लगानी है और ये आउटसाइड पे चली जाएगी। पर उसके लिए सबसे पहले आपको एक फाइल को क्रिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ आ जाती है जैसे हमने CSS में देखी थी, तरीक़ेकार वही है, बस जैसे CSS थी अब यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का लफ्ज़ यूज़ कर लेना। क्या बात हमने की थी, हमने कहा था कि एक फाइल है HTML, अगर तो अंदर ही रखनी है तो पता लग गया हेड में भी आ जाएगी, बॉडी में भी आ जाएगी। अगर तो अंदर नहीं रखना, अगर किसी डिफरेंट डॉक्यूमेंट में रखना है, तो पहला स्टेप आपके पास एक HTML हो, दूसरा स्टेप आपके पास एक एक्सटर्नल फाइल हो जावास्क्रिप्ट की, और थर्ड स्टेप क्या होगा, इनकी लिंकिंग। क्योंकि जब तक इनकी लिंकिंग नहीं होगी ये लोग आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट की, और क्या होता है वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो रहती ही रहती हैं। मैं इसे क्या कह देता हूँ, माई स्क्रिप्ट कह देता हूँ, सिंपल। फाइल सेव करने का आपको पता है। और इसकी जो एक्सटेंशन है ना, वो हमने रखनी है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसकी जो फाइल की टाइप है, याद रहे वो कौन सी सेव करेंगे हम, जावास्क्रिप्ट के नाम से। नाम का आपको पता है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, बेशक आप इसे जो मर्जी देख लें, और तगरुल गाजी बेशक यहाँ पे इसका नाम रख लें, ठीक है। जो मर्जी लिखें, आपकी अपनी मर्जी होती है कि क्या लिखवाना है। मैंने माई स्क्रिप्ट कह के इसे सेव करवा, ये देखें इसके आगे माई स्क्रिप्ट डॉट जी एस किसे इंडिकेशन दे रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है डॉट जी एस, बिल्कुल ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फाइल है ये कौन सी है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है। मेक श्योर करें कि उसी फोल्डर के अंदर आपने बनाया हुआ है, उसी फोल्डर के अंदर है। देखिए मैं यहाँ पे माई स्क्रिप्ट डॉट जे एस सोर्स लगाया, माई स्क्रिप्ट डॉट जे एस, और मैंने इसे क्या करवा दिया, सेव। अब यहाँ पे उसकी लिंकिंग से तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वहां पे आप लिंक यूज करते हो, यहाँ पे स्क्रिप्ट की ही एक एट्रीब्यूट यूज कर लेते हो, सोर्स वाली। याद रहे ये जो स्क्रिप्ट का टैग है ये कंप्लीट है, इसकी ओपनिंग भी होती है, इसकी क्लोजिंग भी होती है, ठीक है। तो आपने इसकी जो लिंकिंग का तरीका है वो CSS से थोड़ा सा चेंज हो गया। उसके लिए हम लिंक का एक टैग इस्तेमाल करते थे जिसके अंदर हम उसका सोर्स डालते थे, href के अंदर उसको बताते थे कि इसके साथ लिंक करो, और हम उसका रिलेशनशिप भी बता देते थे। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे जब आपको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के अंदर आप क्या करवा सकते हो, उसी स्क्रिप्ट के टैग को यूज करो, आगे एक सोर्स की एट्रीब्यूट यूज करो। इस सोर्स के एट्रीब्यूट का आपको पता है, आप इमेज के टैग में भी इसे इस्तेमाल कर चुके हो, और उसके आगे आपने फाइल का नेम लिख देना है एज इट इज माई स्क्रिप्ट डॉट जे एस, ये आपकी फाइल का नाम है, ठीक है। जो भी आपकी फाइल का नाम है, जैसा भी नाम है, जो भी आपने रखा है आपको याद है, आपने उसका नाम रखना है। गाइडलाइंस वही है, नाम में गलती ना हो, एक्सटेंशन में गलती ना हो, ठीक है। पहले पहले हम ये करते थे कि इसके साथ हम ऐसे टाइप भी लगा देते थे, ठीक है। हम टाइप को भी क्या करवा लेते थे, हम यूज कर लेते थे। पर जरूरी नहीं है कि आप टाइप भी यूज करो, हमारे जो सिस्टम्स हैं वो क्या हो गए हैं, इंटेलिजेंट हो गए हैं पहले से ज्यादा, ठीक है। कैसे इंटेलिजेंट हो गए हैं कि वो एक्सटेंशन से ही पता लगा लेते हैं कि ये जो आने वाली चीज है ये क्या है, ये कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल है या आपके पास CSS की फाइल है, ये कौन सी फाइल है। तो उसके लिए अब जैसे जैसे चीजें एडवांस हो रही हैं आपके पास चीजें ऑटोमेटिकली जो है वो पता लग जाता है ब्राउजर को कि ये जावास्क्रिप्ट की। अब मैंने इतना काम तो कर दिया, मैं यहाँ पे आके क्या स्क्रिप्ट का टैग लगाऊंगा या नहीं, नहीं सर, नहीं लगाऊंगा मैं। हमें पता है कि ये जो फाइल है ये आई जावास्क्रिप्ट की, कोई जरूरत नहीं है कि टैग यूज करें। जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखिए जो फाइल है वो डॉट जेएस की है, इसके ऊपर सारे जो रूल हैं वो जेएस वाले अप्लाई हो रहे हैं।
सारे जो रूल हैं वो जावास्क्रिप्ट वाले अप्लाई हो ही रहे हैं, क्योंकि एक्सटेंशन डॉट जेएस कर दी। यहाँ पे तो हम स्क्रिप्ट का टैग इसलिए लगाते थे क्योंकि हम चाहते थे कि इस पे जावास्क्रिप्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन और सिंटैक्स वगैरह सारा कुछ अप्लाई हो, पर वो तो इस फाइल में पहले से हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि आप क्या लिखो, आप स्क्रिप्ट का टैग लिखो, और यहाँ पे वो स्क्रिप्ट के टैग को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, अलर्ट लिख के सेम चीज़ लिखता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि चीज़ें वर्क कर रही हैं या नहीं। तो मेरे पास क्या हो गया, मैं इसके टेक्स्ट बदल देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि पुराना ही हमारा एग्जीक्यूट हो रहा हो, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। तो मुझे क्या पता लगा कि मेरे पास ये डिफरेंट एग्जीक्यूशन हो रही है, मेरे पास मेरी जो लिंकिंग है वो सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, मुझे क्या पता लगा कि मेरी जो लिंकिंग है वो सक्सेसफुल हो गई है। अब यहाँ पे आके अगर अब आपको ज़रूरत पड़ती है तो जो भी जावास्क्रिप्ट है वो इसके अंदर आप डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं, बनाते जाएं, सिंपल। हमारे पास ये पूरा एरिया आ गया। हमने क्या पढ़ा था कि हमें कौन सी जो ज़्यादा अच्छे से हमें फैसिलिटेट करती है और कौन सी अप्रोच ज़्यादा अच्छी होती है, कि उसी डॉक्यूमेंट को भरते जाना या अलग से एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट बना लेना। एक्सटर्नल सर। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट बनाने के क्या फ़ायदे होते थे हमारे पास? एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता था कि ये जो इसके अंदर जो फाइल है, इसके अंदर है जो सारे का सारा जो कोड है, वो जारी बात है अगर CSS की है फाइल तो CSS का होगा कोड, अगर HTML की HTML का कोड होगा, इसी तरह जावास्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, हमें ऑलरेडी पता होता है। बिल्कुल ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा मेंटेन्ड और मैनेज्ड हो गई, कि पता लग गया कि CSS है तो CSS का कोड, जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट का कोड, और कौन सी जावास्क्रिप्ट है, सारा कुछ ज़्यादा मैनेज्ड हो गया। ये तो हमने बात कर ली, पर हमने ये भी कहा था साथ में कि जब हम एक्सटर्नल फाइल्स बनाते हैं तो जब कोई पर्सन हमारी फाइल्स को बार बार एक्सेस करता है तो हमारी जावास्क्रिप्ट और हमारी CSS उसकी कैशे में स्टोर्ड हो जाती हैं। जैसे हम जब टेस्ट करते थे तो हमारे पास कैशे क्रिएट हो जाती थी कि नहीं होती थी CSS के अंदर, हमारे ब्राउजर में यस सर। हो जाती थी। तो मैंने आपको बताया था कि चूंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी अनोइंग होती है, बट जब हमारी फुल फ्लेज्ड वेबसाइट लॉन्च हो जाती है, जब हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम उसे लॉन्च कर देते हैं सबके लिए, तो क्या होता है कि आपका एक विजिटर, सपोज मेरी एक वेबसाइट लाइव हो गई, असद मेरे विजिटर हैं रेगुलर, तो क्या होगा, इन ये रेगुलर मेरी वेबसाइट ओपन करते हैं तो क्या होता है कि मेरे जो वेबसाइट की CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह है वो इनके पास कैश्ड हो जाएगी, कैशे बना लेगी। फिर ये नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो क्या होगा, आपके पास चीज़ें अपडेट होके आएंगी, यानी कि फास्टर लोडिंग हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि जब CSS उसे लोड ही नहीं करनी पड़ रही, जावास्क्रिप्ट उसे लोड ही नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि ब्राउजर ने पहले ही उसे कैश करके रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी वेबसाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी एक रेगुलर विजिटर के लिए, जो कि डेली विजिट कर रहा है, उसे उसके लिए ये चीज़ ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी, ज़्यादा आसान हो जाएगी कि मेरी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से उसके पास ओपन हो जाएगी। तो अभी हमें, मैंने आपको बताया था कि अभी हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये CSS कैश हो गई, ये नहीं होनी चाहिए, पर जब हमारी एक चीज़ प्रॉपर लॉन्च हो जाती है, प्रॉपर यानी कि उसके अंदर अब और हमें चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो यही चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होती है, क्योंकि डिफरेंट ब्राउज़र में रुक जाती है और हमारी जो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड है वो ज़्यादा जो है तेज़ हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब आपने एक्सटर्नल अब कर लिया ना, ठीक है, तो आपने इस स्क्रिप्ट का टैग, ये अभी भी डुअल है, ये बताने का मकसद ये था कि इसके अंदर आके फिर और नहीं लिखने लग जाना अलर्ट और ये और वो, ऐसा नहीं करना कि आप इसके अंदर आओ अलर्ट ऐसे लिख दो, क्योंकि आप कहोगे सर स्क्रिप्ट का टैग तो वैसा ही है। नहीं, यहाँ पे आप अलर्ट लिखो और इसे मैं कह देता हूँ सपोज
डिफरेंट कुछ लफ्ज दे देता हूँ, मैं इसे डिफरेंट ही कह देता हूँ। उधर भी मैंने लिख दिया, इधर भी मैंने लिख दिया, सिर्फ आपको बताने के लिए। देखें, एक्सटर्नल वाला ही वर्क करेगा, ये वाला आपके पास चलेगा ही नहीं, डिफरेंट वाला। तो इस तरह करना ही नहीं है कि जब स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट के अंदर ही आप ऐसे डाल दो। हाँ, अगर जरूरत पड़ी है तो एक नया स्क्रिप्ट का टैग जरूर बना सकते हो, पर ऐसा नहीं करना कि उसी टैग के अंदर आप लिखने की कोशिश करो, उसे लिंक भी कर दिया और उसी के अंदर आप लिख भी रहे हो। ऐसा करोगे तो चीज़ें आपके पास सही तरह से वर्क नहीं करेंगी, ये वाला जो कोड है सही एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि वो यही समझ रहा है कि मैं एक लिंक हुआ हूँ एक चीज़ के साथ और वहां पे जो पड़ा हुआ है मैंने वही एग्जीक्यूट करवाना है। लिंक पे तो ये मसला नहीं होता था, क्योंकि लिंक एक सिंगुलर टैग था, यानी कि एम्प्टी टैग था एक ही। पर चूंकि ये डबल है, यानी कि इसकी ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, तो अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या करते हैं, इसके अंदर भी लिखना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने इस चीज़ से अवॉइड करना है, इसके अंदर कोई भी चीज़ आपने नहीं लिखनी। अगर तो आप इंटरनल यूज कर रहे हो तो लिंक करो ही ना, लिंक मिटा दो। अगर आप एक्सटर्नल यूज कर रहे हो तो क्या है आपके पास, आप एक्सटर्नल ही यूज करो, और अगर अलग करनी है तो उसके लिए अलग स्क्रिप्ट का टैग जो है वो डिक्लेयर कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास होती है जी इंटरनल सीएसएस, और एक होती है एक्सटर्नल। यहाँ पे इनलाइन भी आप एक तरह से चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, पर इनलाइन की एज सच कोई है नहीं। पर आप अगर किसी भी बटन्स को ही उधर ही जावास्क्रिप्ट उसकी लिखना चाहते हो तो थोड़ी बहुत हम लिख ज़रूर लेते हैं, पर रिकमेंडेड नहीं होता। हम इंटरनली यूज़ कर रहे होते हैं या फिर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि जब भी हम कोई लैंग्वेज वगैरह रीड आउट करते हैं ना, जब भी हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमें बार बार चीज़ों की टेस्टिंग करवानी होती है। टेस्टिंग इन अ सेंस कि आपने अगर एक चीज़ छोटी सी भी क्रिएट की है ना, x + y, तो आप क्या करोगे, इस चीज़ को आप फौरन कहोगे कि इसका जो रिजल्ट है मैं एक दफ़ा आउटपुट लेके देखूं। कि आखिर x + y, मैं इधर लिख देता हूँ z, z = x + y। तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को बार बार टेस्ट ज़रूर करते हैं। टेस्ट क्यों करते हैं, देखें, जैसे ही मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ, अब मैं चीज़ लिख रहा हूँ, पूरा कोड लिख रहा हूँ, अब मैंने ये चीज़ चेक भी तो करनी है कि मेरी जो लिखी हुई चीज़ है वो ठीक है कि नहीं, उसमें कोई गलती तो नहीं आ गई, ये भी तो चेकिंग करनी है मैंने। वो चेकिंग करने के लिए मैं उसकी आउटपुट टेस्ट करता रहता हूँ। कोई भी प्रोग्रामर है, कोई भी है, वो क्या करता है, वो हर थोड़ी सी चीज़ को आउटपुट देखता है कि इसके अंदर आखिर क्या चीज़ स्टोर्ड है, क्या चीज़ पड़ी हुई है, ताकि पता लगता रहे कि जो जो काम हम करवा रहे हैं वो हम ठीक तरह से करवा भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट जानने के आपके पास मल्टीपल तरीके जो हैं वो हैं मौजूद। ठीक है, इसी तरह से एक तरीका यही था जो मैंने आपके सामने लिख के दिखाया, अलर्ट वाला। ठीक है, अलर्ट। इसी के साथ साथ दो चार तरीके और हैं, मैं सब जो कुछ तरीके हैं वो ये हैं कि आप HTML के अंदर भी अपना कंटेंट की आउटपुट ले सकते हो, उसकी मैं बात नहीं करूँगा। पर आप डिफरेंट तरीके जो है इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि document.write, अभी मैं लिख के भी दिखाता हूँ आपको उससे क्या होता है। जैसे अब मैंने कोई भी चीज़ ली थी, अब मैंने टेस्ट करना है ना उसे, तो टेस्ट करने के लिए मैं या तो उसे अलर्ट करवा लूँगा इस तरह से जैसे भी मैंने करवाया, या मैं यूज़ करूँगा document.write, और इसके अंदर मैं क्या करवा दूंगा, अपना जो भी मेरा टेक्स्ट है, जो भी मेरी चीज़ है, जो भी मैं काम इधर करवाना चाहता हूँ वो मैं क्या करवा दूंगा, इसके अंदर फॉरवर्ड कर दूँ। जिस तरह आपके पास प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स नहीं होती लैंग्वेजेस के अंदर, उसी तरह की ये चीज़। अब देखें, मैंने जो भी प्रिंट आउट करवाना था वो मेरा यहाँ पे आया है, यहाँ पे ऊपर नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट, फिर डॉट, फिर राइट। ये हमने क्यों ऐसा लिखा है, ये इसके लिखने का एक तरीका कार है।
कि डॉक्यूमेंट, अब देखिए मैंने आपको बात की थी कि DOM होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो अब ये क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट में कहता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को पकड़ो, डॉट, डॉट नोटेशन होती है हमारे पास कि हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जाना चाह रहे हैं, उसकी किसी प्रॉपर्टी को, किसी मेथड को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा डॉट और आगे राइट, और क्या लिख दिया, जो भी राइट करवाना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और राइट कर दो, लिख दो, क्या लिखना है, और वो है उसने लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंटिंग स्टेटमेंट होती है, यहाँ से हम चीज़ों को प्रिंट आउट करके टेस्ट करवा के देख सकते हैं कि क्या है। कल को यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल भी आ जाएगा ऐसे, तो हम उसे भी करके देख सकते हैं कि उसके अंदर एक्चुअली क्या पड़ा हुआ। पर अगर मैं आपको यहीं से पूरा मेथड समझाने की कोशिश करूं जो कल हमने DOM देखा था, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट और राइट, क्योंकि हमने कहा था ये बॉडी का एरिया होता है, ये वाला किसका एरिया होता है, बॉडी का। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉडी के एरिया के अंदर ये चीज जो है वो लिखी गई है। अगर आप इस चीज को चेकआउट करना चाहते हो तो आप सोर्सेज में आके यहाँ पे आके भी इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, अब आपने ये जो चीज रखा, ये देखे अलर्ट जो था, अलर्ट इसके अंदर नहीं आया था बॉडी वाले हिस्से के अंदर, ये तो हमने देखा था कि ये बॉडी वाला एरिया होता है डॉक्यूमेंट का, HTML का हिस्सा होता है। अब ये जो हमने आउटपुट ली है ये हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से जरूर ली है, पर ली किसके अंदर है, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। इस डॉक्यूमेंट से मुराद वही हमारा DOM कह लें, उसे ये वाला डॉक्यूमेंट कह लें कि डॉक्यूमेंट में जाओ, वहां पे जाके राइट कर दो, क्या राइट करना है वो आपको बता दिया है, सिंपल। एक तरीका है, दूसरा तरीका आपके पास है अलर्ट वाला, जैसे कि विंडो डॉट अलर्ट। हाय आई एम, अब वो क्या कह रहा है कि विंडो में अलर्ट करवा दो, अलर्ट, और ये जो राइट है ना, ये हमने नहीं बताया हुआ ये क्या चीजें हैं, ये पहले से फिक्स शुदा है। जैसे कि मैं आपको एक बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ, हम CSS के अंदर लिखते थे COLOR। ठीक है, उसका क्या मतलब होता था COLOR का, कलर। कलर। क्या हमने ये बात सेट की हुई थी, क्या हमने CSS को ये समझाया हुआ था कि जब भी कलर लिखें तो तुमने टेक्स्ट का कलर देना है, या CSS को खुद ही ये बात पता थी? बाय बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट से खुद पता था। बाय डिफॉल्ट पता थी। ठीक है, इसी तरह हमने बैकग्राउंड कलर लिखा, तो क्या मैंने CSS को बताया कि जब भी मैं ये लफ्ज लिखूं तो तुमने इसे बैकग्राउंड का कलर समझना है, या CSS को पहले से ही पता थी ये बात? पहले से पता था। ऑलरेडी पता थी। पता थी। तो यहाँ पे भी ये जो अब मैं लफ्ज लिख रहा हूँ ये जावास्क्रिप्ट को पहले से ही पता है, पर जावास्क्रिप्ट इसी तरह की चीजें हमें खुद से बनाने की भी इजाजत देगा कि तुम अपनी बना लो, यूजर खुद बना ले अपनी। उसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा, अभी मैं उन्हीं चीजों की बात कर रहा हूँ जिन चीजों का पहले से पता है। तो ये जो राइट है ना, राइट, ये इसे ऐसे कह लें कि ये एक मेथड है चीजों को राइट करवाने का। ये अलर्ट है, अलर्ट भी एक मेथड है। देखिए दोनों की चीजें सेम है, लिखने का तरीका देखा जाए तो सेम है। कैसे कि डॉक्यूमेंट में जाओ और लिखवा दो है, विंडो पे जाओ और अलर्ट करवा दो आई एम अलर्ट। देखिए अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे वो चीज आती है जहाँ पे करवाना होता है, यहाँ पे वो काम आता है कि क्या करवाना है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाती है जो काम हमने करवाना है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें समझ आ रही है चीजों की। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि सर अभी तो आपने अलर्ट लिखा था तब भी यही हो रहा था, विंडो डॉट अलर्ट। तो ये जो विंडो का ऑब्जेक्ट है ये डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है, इस डिफॉल्ट पे वो वर्क कर जाता है। अलर्ट खाली भी लिखूंगा तो आउटपुट ठीक आएगी, क्योंकि ये डिफॉल्ट सेटल्ड है। पर जो डॉक्यूमेंट वाला है वो डिफॉल्ट सेटल्ड नहीं है,
उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा। इसी तरह से है, जैसे आपके पास जो टेक्स्ट का कलर होता है वो ब्लैक सेटल्ड होता है। अगर आप टेक्स्ट कलर ब्लैक लिख भी दो तो कोई फर्क तो नहीं ना पड़ता, ऐसा तो नहीं होता कि लड़ाई हो जाए सीएसएस के अंदर, ऐसा तो नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट आ जाए, एरर्स आ जाए, नहीं। तो हमने भी वही काम किया है कि हम सिर्फ अलर्ट करवा दें, और ये हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनसे हम चीज़ों को चेक करते हैं, आउटपुट लेते हैं कि हमारा काम सही तरह चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, उसके अलावा भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ पॉपअप वगैरह, पर अभी हम जो टेस्ट कर रहे होंगे चीज़ों को वो इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से कर रहे होंगे, और कुछ स्टेटमेंट्स और भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक थर्ड चीज़ आ जाती है। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है? कंसोल। किसी को पता है कंसोल क्या होता है? सर अब आ जाता है कंसोल डॉट लॉग, में लिख लेता हूँ। कंसोल नहीं आया कहीं पे, कंसोल आपके पास यहाँ पे आया होगा, ये देखिए। ये देखें, आई एम कंसोल, यानी कि आपके पास चीज़ों को टेस्ट करवाने के, चीज़ों को शो करवाने के 3 तरीके हैं जिससे आप आउटपुट ले सकते हो। मैं आपको बात कर रहा हूँ आउटपुट लेने के मेथड्स की, आउटपुट कैसे लेते हैं। देखिए, आउटपुट इसलिए ज़रूरी है, आप अंधाधुंध काम करते जाओ। मैं अंधाधुंध कोड लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, मेरे 1000 लाइन्स ऑफ कोड हो गई हैं सपोज, यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं कोड लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, अंधाधुंध लिख रहा हूँ। मैं उसे कहीं टेस्ट नहीं कर रहा कि मेरा कोड आखिर कर क्या रहा है। टेस्टिंग भी तो ज़रूरी है। जैसे आप, ऐसा नहीं होता कि पूरी बिरयानी बनाओ और फिर आप कहो कि जी ठीक बनी है, ऐसे तो नहीं ना करते। चाय बना रहे हो तो ऐसे करते हो कि पूरी चाय बन जाए तभी उसे टेस्ट करते हैं। जो बनाने वाला होता है वो सेंटर में उसे टेस्ट करता है कि आपके पास चीज़ें ठीक जा रही हैं कि नहीं। ठीक है, क्या आपके पास चीनी ठीक है कि नहीं, क्या आपके पास पत्ती ठीक है कि नहीं। और बाकी आप टेस्ट अपनी आंखों से भी कर रहे होते हो कि इसमें दूध की क्वांटिटी ठीक है, क्या चीज़ें ठीक है। टेस्ट होती हैं चीज़ें साथ साथ। तो हम भी जब जब चीज़ें लिख रहे होंगे तो मैं उसे टेस्ट करने के लिए अलर्ट यूज़ कर लूंगा, ताकि हमें यहाँ पे कुछ आउटपुट नजर आ जाए। जैसे डिव के इर्द गिर्द हमने बॉर्डर यूज किया था ताकि हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए जिससे हमें पता लगे कि चीजें ठीक चल भी रही हैं कि नहीं। तो वही काम करवाने के लिए हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। कौन कौन सा है? अगर आप गौर करें तो देखें, सिंटैक्स आपको सेम सेम सा लगेगा। पहले कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसका कोई मेथड आ जाता है, फिर उसका कोई कंटेंट आ जाता है। पहले कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर कोई मेथड आ जाता है, फिर उसका कुछ कंटेंट आ जाता है। पहले कोई ऑब्जेक्ट, फिर उसका कोई मेथड, फिर उसका ये। तो ये जो चीजें हैं, ये डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, मैंने तो नहीं बनाया। विंडो का ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, मैंने तो नहीं बनाया, मैंने तो लिखा है सिर्फ। कंसोल का ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, मैंने नहीं बनाया। मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ उसके एक मेथड को कॉल की है और उसके अंदर मैंने चीजें लिख ली। तो हमने डॉक्यूमेंट की तो बात की थी, क्योंकि हमारा जो सबसे ज्यादा, ये जो बाकी दो हैं ये यूज नहीं होंगे इतने, ये जो डॉक्यूमेंट वाला है ना ये बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि यही तो वो आपका मेन ऑब्जेक्ट है जिसने इधर कम्युनिकेशन करवानी है इस जगह पे। इसीलिए देखें, हर किसी की आउटपुट की डिफरेंट टाइप है। अगर मैं राइट की बात करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हे पड़ा हुआ है, तो हे मेरे पास बॉडी में आया, यानी कि HTML के अंदर प्रिंट हुआ। सही है। अलर्ट की बात करता हूँ तो अलर्ट मेरे पास HTML के अंदर प्रिंट नहीं हुआ, वो इस विंडो का एक पॉपअप आया और गायब हो गया बस। जैसे कि मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए पॉपअप आया और गायब। और जो कंसोल है वो भी कहाँ पे हुआ, वो भी HTML में नहीं हुआ, वो भी आपके पास ब्राउजर में हुआ जाके। आई एम इन कंसोल। तो ये आपके पास कुछ आउटपुट लेने के मेथड्स हैं। मेरा जो हाथ पे
ज्यादा जो मैं यूज कर लेता हूँ वो मैं अलर्ट वाला कर लेता हूँ, क्योंकि उस वो डिफॉल्ट ऐसे एक छोटा सा अलर्ट लिखा कर लिया। पर हम कर सकते हैं इसके अलावा भी एक टाइप होती है, पर वो मैंने अभी आपको खुद ही नहीं करवाई, क्योंकि उसके लिए हमें यहाँ से ऑब्जेक्ट बुलवाना पड़ता है कोई भी, और उसके अंदर लिखवाना पड़ता है। वो नहीं अभी बताइए आपको, अभी जो सीधी सीधी सी थी वो बताइए। अच्छा, इसके साथ आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एक सेमीकोलन यूज किया है। मैंने क्या यूज किया? यस सर। एक सेमीकोलन यूज किया है। ये मैं क्यों यूज कर रहा हूँ सेमीकोलन एंड पे हर जगह पे? बेसिकली ये स्टेटमेंट टर्मिनेशन के लिए। जी आरिफा, बिल्कुल ठीक आपने बताया कि स्टेटमेंट टर्मिनेशन के लिए। अगर मैं यहाँ पे नहीं लगाता, यहाँ पे भी नहीं लगाता, यहाँ पे भी नहीं लगाता, तो क्या होगा आपके पास? वो सिंगल कोड देके ये इस तरह रीड करता कि ये एक सिंगल ही मेथड है कोई। अच्छा, देखिए एरर अभी भी आपके पास नहीं आएगा, पर ऐसा करना है ही नहीं आपने, समझे? ऐसा मैं लिख ही नहीं सकता। सेमीकोलन लगाना शर्त अव्वल है कि लगाना ही लगाना है। सेमीकोलन वाजिब हो क्या गया। होता है? जी, मैंने कहा वाजिब है ये लगाना। वाजिब है ये लगाना। और आप देखोगे कि कहीं ना कहीं अगर आपने एक ही लाइन पे चीजें लिखती, देखिए जावास्क्रिप्ट में अगर आप लाइन ब्रेक कर लेते हो तो वो समझता है कि स्टेटमेंट खत्म। पर बाकी जैसे लैंग्वेजेस हैं पीएचपी के अंदर, वहां पे तो फिर आप करोगे तो गलती फौरन। और भी लैंग्वेजेस में ऐसे होता है, जैसे सी सी प्लस प्लस पढ़ के आए हो, अगर आप सेमीकोलन छोड़ते थे तो वो आपको अजाब डल जाता था एक तरह से। जिन जिन स्टूडेंट्स ने सी सी प्लस प्लस पढ़ी है, सेमीकोलन को स्किप किया तो आपके पास एरर्स ही एरर्स आने लगे। यस यस सर। सर। ठीक है, हम स्किप कर ही नहीं सकते, तो आप यहाँ पे भी बिल्कुल खत्म कर ही नहीं सकते। किस तरह से आप क्यों नहीं खत्म कर सकते? अगर मैं इसकी बात करूं मैं यहाँ पे, तो ये एज अ टर्मिनेटर यूज हो रहा होता है, ये आपकी एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है। ठीक है, कैसे? यहाँ पे मैंने ये लिखा और ये सेमीकोलन है हमारा। ठीक है, हमारे पास क्या है? देखिए सेमीकोलन, मैंने क्या कह रहा हूँ कि ये एक टर्मिनेटर है। टर्मिनेट करने का क्या मतलब होता है? खत्म करना। सब। ठीक है, उस चीज को खत्म करना। तो जो भी आपके पास एक प्रोग्राम की एक इंस्ट्रक्शन आएगी, एक स्टेटमेंट आएगी, जो भी मैंने लिखी थी ये एक स्टेटमेंट थी मेरी। जो भी मैं एक छोटी सी लाइन लिखता हूँ ये एक स्टेटमेंट होती है, कोड की एक छोटी सी स्टेटमेंट। उसको टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, ये पता लगेगा कि यहां से जो बात आप कर रहे थे यहीं पे खत्म हो गई। जैसे कि हमारे पास इंग्लिश के अंदर टर्मिनेटर क्या होता है? फुल स्टॉप। ऐसे ही होता है ना, कि जो हम बात कर रहे हैं एक पैराग्राफ के यस अंदर, सर। जैसे डॉट लगा दिया हम कहते हैं ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म, अगला सेंटेंस शुरू। तो ये ऐसे समझ लें कि ये जावास्क्रिप्ट का फुल स्टॉप है, कि जैसे ये लग रहा है तो उसका मतलब पहले आने वाली बात खत्म हो गई है। हाँ, उसके आगे अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट खत्म। वो कह रहे हैं पहली बात खत्म, तो अगली अलर्ट आ जाए कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी मैंने विंडो लिखा था, अभी मैंने विंडो क्यों नहीं लिखा अलर्ट से पहले? क्या वजह बताई थी मैंने? सर क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इसे विंडो को ही देगा अलर्ट। जी बिल्कुल ठीक। अब क्या है, ऐसे ही है जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो ना, आई हैव अ पेन, माई पेन इज वेरी नाइस। ये वो जो पेन पे हम बचपन में ऐसे लिखते थे, तो हम क्या लिखते थे? डॉट लगा देते थे आगे, और डॉट के आगे हम अगला जो सेंटेंस है वो स्टार्ट कर देते थे। देखिए अलर्ट भी आया, ये भी आपके पास आया डॉक्यूमेंट राइट, और कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करें, कंसोल के अंदर कंसोल भी आया।
जी फौजिया अभी बताता हूँ कि क्यों कमेंट्स कैसे लिखने हैं, अभी आता हूँ साइड पे। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, देखिए सारी चीजें सही वर्क कर रही है। मैं अब जरा यहाँ से हटाता हूँ। देखिए अब एक लाइन पे था, मैंने हटाया तो देखिए ये नीचे एक एरर आ गया। वो कह रहा है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, कि भाई अब सेमीकोलन मिस नहीं कर सकते, आप एक लाइन पे लिख रहे हो। तो जावास्क्रिप्ट में एक लाइन के ऊपर अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी है तो सेमीकोलन जरूरी जरूरी है, वरना एरर। वरना वो इसे भी इस स्टेटमेंट का हिस्सा ही समझ रहा है, जो कि वो कह रहा है ऐसी स्टेटमेंट तो कोई होती ही नहीं है, तो वो कह रहा है एरर। ये देखिए सेमीकोलन लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड, कि यहाँ पे सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है। मैं लगा देता हूँ, देखिए एरर गलत। वो कह रहा है नो प्रॉब्लम्स हैव बीन डिटेक्टेड इन द वर्क स्पेस सो फार, कि अभी तक कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट जो है वो नहीं हुई। तो आप लोगों ने याद रखना है, बेशक सिंगल लाइन पे लिखो, बेशक लाइन ब्रेक करके लिखो। देखो यहाँ पे अगर मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ ना, तो देखिए अब एरर नहीं आया, हालांकि सेमीकोलन भी नहीं है। अलग लाइन होगी तो एरर नहीं आएगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जावास्क्रिप्ट के असूलों की बात कर रहा हूँ, बाकी सब लैंग्वेजेस पे अप्लाई नहीं कर देना। हर लैंग्वेज के अपने अपने होते हैं। तो आप क्यों ना ऐसी आदत डाल लो कि हर जगह आप लिखो ही लिखो, बेशक आप लाइन ब्रेक भी कर रहे हो तब भी लिखो। और ये लिखना वाजिब है आप पे, आपने लिखना ही लिखना है, बेशक जो मर्जी हो जाए। ठीक है, इतनी सी बात है, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि ये वाजिब है सेमीकोलन लिखना, लिखना ही लिखना। वरना चीजें गलत होंगी, फिर फंसे रहेंगे सर कहाँ पे गलती आ रही है, समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने लाजमी जो है वो करनी ही करनी। ठीक है, सेमीकोलन क्या है, टर्मिनेटर। और ये हमारे पास एक कोड, एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट को एंडिंग कैसे करते हैं, एक टर्मिनेशन लगा के, टर्मिनेटर लगा के। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं। यस सर। यस सर। जी एक मिनट सिर्फ रुकिएगा, मैं आता हूँ, मैं पानी देख लूँ, एक मिनट सिर्फ। जी मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। यस सर। जी अच्छा, यहाँ तक हमारी बात हो गई कि टर्मिनेटर होता है, एक स्टेटमेंट होती है। आउटपुट की कुछ स्टेटमेंट्स हमने देख ली कि जो हम जावास्क्रिप्ट में जिनसे हम आउटपुट लेंगे वो ये कुछ स्टेटमेंट्स थी। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे कि हम कुछ और बेसिक रूल्स एंड असूल की बात कर लेते हैं। जैसे अभी फौजा ने पूछा कि क्या सर यहाँ पे कमेंट्स जो है वो कैसे लिखेंगे। पहले तो मुझे एक दफ़ा दोबारा बताएं कि कमेंट्स हम यूज़ क्यों करते हैं और क्या मकसद होता है। जी सर क्या अपने पर्पस होता है सर कमेंट्स को यूज़ करने का, कौन बताएगा? अच्छा हैंड रेज किए मैं आपने। जी अबू जरा आप बताएं। सर कमेंट्स हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारा कोड अगर थाउजेंड ऑफ लाइंस है, मल्टीपल
लाइंस हैं, तो हम मतलब एक हमने div बनाई है या हमने लिस्ट यूज की है, हम ऊपर कमेंट दे सकते हैं कि लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे एंड हो रही है वहां पे लगा सकते हैं यहाँ पे एंड हो रही है, ताकि इससे अगला यूजर जिसको हमने कोड दे भेजना है या दिखाना है, जिसको फाइल सेंड करनी है, उसको पता चल सके, वो उसको परेशानी ना हो, वो पहचान सके यहाँ पे ये काम हो रहा है, यहाँ पे लिस्ट यूज हो रही है, यहाँ पे क्लास यूज, मतलब जो भी हमने काम करवाया है, वो हम कमेंट्स दे के उसको बता सकते हैं। हम अपनी बिजनेस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं कि कभी भी हमें वो फाइल खोलनी पड़ जाए तो हम ढूंढते ही रह जाएं, तो हम अपने कमेंट्स लगाकर हम अपना देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये चीज लगाई थी। जी बिल्कुल ठीक आपने बताया। जी और कौन बताएंगे? जी आरिफा आप बताएं। सर हम कमेंट्स जो है वो अपनी इजी के लिए यूज करते हैं, मतलब लाइन ऑफ कोड समझना उससे आसान हो जाता है कि आपने यहाँ पे कौन सा कोड लिखा हुआ है, और जब हमें बाद में उसमें चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं तो हम फौरन उस लाइन ऑफ कोड में जाते हैं और वहाँ पे इजीली चेंजेस चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। और अगर हम हमारे अलावा भी कोई और उसको पढ़ेगा, कमेंट्स होंगे तो उसको इजी रहेगा, मतलब वो समझ सकता है उस कोड को कि उसमें क्या हो रहा है, और अगर उसने भी कोई चेंजेस करनी है तो वो भी कर सकता है इजीली। जी बिल्कुल ठीक आपने बताया कि कमेंट्स हमारी आसानी के लिए, हमारी रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, किसी और को रीड करवाना है तो उसको अच्छे से वो समझ सके हमारा कोड, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। प्लस हमारे पास एक और फायदा ये भी तो था ना कि हम अगर एक कोड है, लाइंस ऑफ कोड, उसे एग्जीक्यूशन से बचाना है तो हम तब भी कर सकते हैं, यानी कि अपने कोड को भी अगर हम कमेंट कर दें तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होता। यहाँ पे भी यहाँ पे वो करने के जी दो तरीके हैं आपके पास कमेंट को लिखने के। एक यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट है, एक आपके पास है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स में ऐसे आ जाता है कि दो फॉरवर्ड स्लैशेस आप डालेंगे तो आपका ये है कि कमेंट है। ठीक है। अब जैसे मैं नीचे कुछ लिखूंगा तो वो कमेंट में नहीं आएगा, वो सिर्फ सिंगल लाइन पे रहेगा, एक ही लाइन को एज अ कमेंट लेगा। अगर इसे भी मैंने कमेंट करना है तो फिर ऐसे, अगर इसे मैंने करना है तो फिर ऐसे। ये इससे क्या होगा, इस तरह की दो फॉरवर्ड स्लैशेस लगाने से आगे की जो मेरी पूरी लाइन होगी वो कमेंट बन जाएगी, आगे की जो पूरी लाइन होगी ना वो कमेंट बन जाएगी। ठीक है। इसी के साथ साथ मल्टी लाइन का है कि देखें मल्टीपल लाइंस अगर हम जरूरी है कि हम यूज कर लें, क्योंकि ज्यादा चीजें अगर आ जाती हैं तो उसके लिए वही तरीकाकार आ जाता है जैसे CSS का था। ठीक है, ये सिंगल लाइन के लिए यूज हो जाता है। किसी भी चीज को करना है, किसी भी चीज को अगर आपने फॉर अ टाइमिंग अगर एग्जीक्यूशन से बचाना है अपने लिए, आपने फंक्शंस बना लिए हैं ज्यादा ज्यादा, तो आप कहते हो कि फंक्शन मैं बाद में भी जब आऊँ मुझे पता लगे कि मैंने ये फंक्शन क्यों बनाया है, ये किस लिए बनाया है, तो मैं उसके ऊपर कमेंट दे दूंगा कि ये वाला फंक्शन ये काम करेगा, ये वाला फंक्शन ये काम करेगा, ये वाला फंक्शन जो है वो ये काम करेगा। ठीक है। तो ये आपके पास कमेंट्स होते हैं, आप इसे लिख सकते हो मल्टीपल लाइंस के लिए। और अगर आप सपोज जैसे वही मैं बात कर रहा हूँ कैसे अलर्ट लिख लिया, इसे अगर हमने करवाना है तो इसकी शॉर्ट की भी मैंने आपको बताई हुई थी। क्या होती है शॉर्ट की? अगर ऐसे ज्यादा कोड लिखा हुआ है, मैं उस पूरे कोड को सिलेक्ट करके एक शॉर्ट की है, वो क्या थी? जैसे ये मैंने पूरे कोड को सिलेक्ट किया और कुछ की प्रेस की, देखें ये कमेंट में चला गया, वापस आ गया। शॉर्ट की क्या थी? जी कंट्रोल शिफ्ट स्टैटिक तो नहीं था? नहीं, कंट्रोल शिफ्ट टेरिस तो नहीं था। जी किसी को कंट्रोल भी नहीं याद? कंट्रोल स्लैश। जी कंट्रोल स्लैश आपके पास था, आपने कंट्रोल प्रेस करना है और स्लैश प्रेस करना है तो आपके पास कमेंट हो जाती थी चीज, और अगर वापस प्रेस करोगे तो वो अनडू हो जाएगी। ठीक है। तो ये की भी है, अगर आपको याद, अगर नहीं याद कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं याद तो कोई मसला हो जाएगा। आप सिंपल दो फॉरवर्ड स्लैश डालो, आपके पास वो चीज जो है ना कमेंट में आ जाएगी। ठीक है, ये चीज है।
अच्छा, दूसरा हमने कुछ और चीज़ों की बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे हम आ गए जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर चीज़ों के लिए हमें अब वेरिएबल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ेगी? वेरिएबल्स की। तो एक वेरिएबल जो होता है वो क्या चीज़ होती है? सर सर वेरिएबल जो होता अपने अंदर वैल्यू एक स्टोर एक करता करके है। बताएं जी। हैंड रेज करें जो जो बताना चाहते हैं। जी मोहम्मद फारूक खान, आप बताएं। सर जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू। ठीक है जी। फारूक कहते हैं कि वेरिएबल वो होता है जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अबू जर, आप क्या कहते हैं? सर जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं यही है वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास आखिर इस तरह की ये जो वेरिएबल का जिक्र हुआ, वेरिएबल क्या चीज़ है, किसी भी लैंग्वेज में इसकी आखिर क्या ज़रूरत पड़ जाती है और ये होता क्या है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो वेरिएबल आपके पास एक कंटेनर होता है जिसकी वैल्यू आप बदल सकते हो। ठीक है, वेरिएबल वही होता है ना जो अपनी जो वैल्यू है वो चेंज करवा सकता हो। जैसे कि आपके पास एक कंटेनर है, सपोज ये वेरिएबल है, इसके अंदर आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हो, 5 7 सो ऑन, आप जो भी करवाना चाहो। ठीक है, हमने क्या किया, जो किसी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लेता है तो वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करने का यही बात नहीं है। इसी तरह से है जैसे आप कह देते हो आपने 10 बास्केट्स रखी हुई, आप कहते हो बास्केट नंबर 1, एक मिनट मैं क्या करता हूँ, ठीक है मैं इसे भी थोड़ा सा, अब ये क्या है, मैं इसे नाम दे देता हूँ कि जी बास्केट नंबर 1 और बास्केट नंबर 2। ये तो इस बास्केट का नाम हो गया ना। क्या इस बास्केट के अंदर मैं कोई चीज डाल भी सकता हूँ? तो बिल्कुल आप कहेंगे कि सर डाल यस सकते सर। हैं। जैसे मेरे पास बोटल्स हैं 4 5, तो मैंने रख दिया बोतल नंबर 1, बोतल नंबर 2, बोतल नंबर 3। इसके अंदर मैं रखवा सकता हूँ। बास्केट नंबर 1 के अंदर सपोज मैं क्या क्या देता हूँ जी, मेरे पास है जी पीनट्स, पीनट्स है। ठीक है, बास्केट नंबर 2 के अंदर मेरे पास क्या है, आलमंड्स। तो मेरी एक बास्केट का नाम अलग होगा। मैं इस बास्केट को कल को पीनट से खाली करके मैं इसके अंदर क्या रख सकता हूँ, पिस्ता रख सकता हूँ, कैश्यू रख सकता हूँ, कुछ भी मैं अपनी मर्जी की जो चीज है वो इसके अंदर मैं रखवा सकता हूँ। ठीक है, किस तरह से मैं रखवाऊंगा, यही कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे होता है कि आप चीजों को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हो, फिर ज्यादा कन्वीनियंटली इसे यूज कर सकते हो। यानी कि अब जब भी मुझे पीनट्स की जरूरत पड़ेगी, मुझे पीनट्स अकेले अकेले बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं कहूंगा बास्केट 1 आ जाए, बास्केट 1 आ जाएंगी और अपने अंदर पीनट्स ले आएंगे। मैं कहूंगा बास्केट 2 ले आओ, बास्केट 2 आ जाएगी। उसके अंदर वट एवर द वैल्यू इज, जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे, ये तो आपको एक एग्जांपल थी, समझ आ गई। अब मुझे सपोज इसकी जरूरत है 5 की, मैं इसे कितनी जगह पे यूज कर सकता हूँ? देखिए 5 तो 5 ही रहेगा ना,
ठीक है, मुझे जब जब जरूरत पड़ेगी मुझे बार बार ये 5 को लिखना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, जहां पे भी होगा ये इस 5 को यूज करना पड़ेगा। मेरे पास एक और तरीका ये है कि मैं एक बास्केट लूं, उस बास्केट का कोई भी नाम है, सपोज एक्स है, वाई है, जी है, कुछ भी है, नंबर है, जो भी है, उसके अंदर मैं 5 स्टोर करवा लेता हूं। अब क्या होगा, मुझे एक ही दफा बताने की जरूरत है कि ये x इज इक्वल टू 5, और आगे जहां जहां मेरे पास ये इस्तेमाल होगा ना, वहां पे मैं सिर्फ x को बुलाऊंगा, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है कि 5 पड़ा हुआ है ये क्या है, वो मेरे पास आता जाए। कल को मुझे इस 5 को खत्म करना है तो मैं खत्म करके इसकी जगह 10 भी रखवा सकता हूँ, फिर क्या होगा, ये 5 खत्म हो जाएगा और 10 आ जाएगा, बिल्कुल करवा सकता हूँ। इससे वेरिएबल के यूज से क्या हो जाता है, चीज़ों को आप ज़्यादा मैनेज तरीके से कर लेते हो, वो आपके पास वैल्यूज़ को स्टोर्ड कर लेती हैं, और उन स्टोर्ड वैल्यूज़ को आप डिफरेंट जगहों पे अपनी एग्जीक्यूशन के लिए, अपनी कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल कर लेते हो। अब ये चीज़ यहाँ पे कैसे बनेगी, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को बनाने का तरीका डिफरेंट है, सी प्लस प्लस के अंदर डिफरेंट है, PHP के अंदर डिफरेंट है, पर वेरिएबल वेरिएबल ही रहेगा। बनाने का तरीका, लिखने का तरीका जो है वो वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है, पर जो वेरिएबल का मकसद है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। किस तरह से, जैसे मैं क्या देता हूं, वार। अब यहाँ पे एक कीवर्ड यूज होता है, इन्हें कीवर्ड्स कहा जाता है, VAR। जो VAR है, ये मैंने तो नहीं बताया कि VAR को एक कीवर्ड कहना है और उसका ये मकसद होना चाहिए। ये जो कीवर्ड्स होते हैं, ये जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ये पहले से तयशुदा है जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम लोगों ने जो पहले से तयशुदा टर्मिनोलॉजीज है उन्हें याद करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बाउंड हैं कि हम टैग को वैसे ही स्टार्ट करें जैसे HTML कहता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपना टैग बनाऊंगा ये वो। हाँ, अगर मुझे ऐसा कहना है कि मैं अपने टैग बनाऊंगा, तो उसके लिए मुझे अपनी चीजें, अपनी लैंग्वेज खुद बनानी पड़ेगी। या तो मैं अपनी लैंग्वेज खुद बना लूँ ना, तो उसके अंदर मैं उर्दू में बना लूँ बेशक चीजें, ठीक है। तो ऐसा मैं अगर करना चाहूँ मैं कर जरूर सकता हूँ, और हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज मौजूद भी है, मेरे ख्याल उर्दू में है या हिंदी में है, ऐसी कोई लैंग्वेज जरूर है। मैं देखता हूँ, मैंने वो देखा था कहीं उसके बारे में थोड़ा सा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं मेरे आंखों के सामने से इस तरह की कोई चीज है ना, वो गुजरी जरूर है, कि किसी ने इस तरह की कोई, मेरे ख्याल उर्दू है या पता नहीं इंग्लिश है, किसी बंदे ने अपनी लैंग्वेज बनाई जरूर थी इस तरह की। पता नहीं, आप इस पे रिसर्च कीजिएगा, मुझे किसी ना किसी वीडियो में मैंने शायद देखा है, ये कहीं ना कहीं ऐसा देखा जरूर है कि किसी ने इस तरह की लैंग्वेज बनाई है, जो कि जिसके जो कीवर्ड्स हैं वो उर्दू में है। जैसे अगर, जैसे इफ होता है ना, तो अगर ऐसे करके किसी ने जरूर बनाई है। छोटे लेवल की होगी, इतनी पॉपुलर तो नहीं होती ऐसी चीजें, पर ये है किसी ने छोटी मोटी उसमें क्रिएशन जो है की जरूर थी। अच्छा, वापस आ जाते हैं अपने बात की तरफ कि ये जो कीवर्ड्स होते हैं, ये हमें किसी भी लैंग्वेज ने खुद दिए हुए होते हैं, और उन कीवर्ड्स का कुछ मतलब छुपा हुआ होता है, हमें वो मतलब जानना है, और उन्होंने हमें बताया हुआ है कि इस कीवर्ड का ये मतलब है। तो जब भी आपको इस तरह का काम करवाना हो तो आपने ये कीवर्ड जो है इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। जैसे हमें पता था कि जब भी हमें पैराग्राफ लिखना है तो हमने पी इस्तेमाल करना है, ये हम उन्हें नहीं बता रहे थे कि पी से पैराग्राफ आए, वो हमें बता रहे थे, क्यों, क्योंकि वो उसके फाउंडर है, मालिक हैं। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स आएंगे वो भी हमें जावास्क्रिप्ट ने बताए हुए हैं, हमने सिर्फ उन्हें याद करना है। कैसे, अब मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए कीवर्ड है वार, ठीक है। वार कीवर्ड है, वार के आगे आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास
उस वेरिएबल का नेम आ जाता है, वेरिएबल का नाम। वो नेम जो है वो कुछ भी हो सकता है, num x y z। पर यहाँ पे आपके पास जो मैंने आपको नेमिंग रूल बताए थे, अगर आपको याद हो तो, क्लास और आईडी बनाते टाइम, यस सर। जी किस किस को याद है कि मैंने कोई नेमिंग रूल्स की बात की थी कि क्या क्या नेमिंग रूल होते हैं? जी सिर्फ आरिफा को याद है, उसके अलावा नहीं किसी को आते? ठीक है जी फारूक, और कौन कौन है जिसे आते हैं? जी बाकी ये सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स हैं जो हैंड रेज करते हैं और मुझे नजर आते हैं, बाकी सबके मैंने कभी भी हैंड नहीं रेज होते हुए देखे। बाकी सब क्यों खामोश खामोश रहते हैं जी? बस आरिफा का हो जाता है, अबू जर का हो जाता है, असद का हो जाता है, फारूक, ये बस 4 स्टूडेंट्स हैं, और अबू हुरैरा 5 बस। उसके अलावा मैंने नहीं देखा कि कोई हैंड रेज करके कहें कि सर आज मैं बताता हूँ या मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। बाकी सब भी किया करें पार्टिसिपेट और बताया करें। अगर बताते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि ये बेशक माइनर सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट ये आपके, ऐसा नहीं होता कि ये छोटी सी चीज़ भी कभी ना कभी आपको ऐसे कोई फ़ायदा ना दे। यही छोटी चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है, और वही कॉन्फिडेंस कल को आपको किसी बड़ी जगह पे सक्सेसफुल होने की एक बुनियाद बन जाता है। पर आप अभी शायद ये बातें नहीं समझोगे, आप समझोगे बाद में। फिर आप कहोगे कि सर शायद ठीक ही कहते थे कि ये छोटी छोटी ज़िंदगी की जो चीज़ें होती है ना, इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं। एक बुक भी कल एक स्टूडेंट इवनिंग में सजेस्ट कर रहे थे, कंपाउंड इफेक्ट के नाम से। तो उसमें भी यही वो बता रहे थे कि इसी तरह लिखा हुआ है कि एक 5 मिनट की डेली हैबिट या 2 मिनट की डेली हैबिट आपको 5 साल के बाद एक इतना बड़ा इफेक्ट देगी कि आप खुद ही हैरान रह जाओगे। तो आप एक छोटी सी हैबिट डेवलप नहीं करोगे तो आप वहीं पे रहोगे जहां पे आप पहले थे, ना कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है ना कोई नेगेटिव। तो कोशिश किया करें कि पार्टिसिपेट जो है ना वो बाकी सब भी किया करें, बाकी सब भी तो क्लास के ही पार्टिसिपेंट है। कोई इधर वैसे वो सर्कस देखने तो नहीं ना आए हुए बाकी के, चलो देखते हैं ऑनलाइन क्लास कैसे हो रही है, बाकी सभी तो पढ़ने ही आए हुए हैं। तो सब लोग पार्टिसिपेट किया करें। इसीलिए जब भी कोई न्यू स्टूडेंट हैंड रेज करता है तो मैं पुराने को नहीं बोलने का मौका देता, मैं नए को कहता हूँ, ताकि उसे भी ये लगे कि सर ने मुझे कहा है तो मैं भी बताऊं कुछ ना कुछ। तो सब करेंगे तो इंशाल्लाह सबको नए नए नाम आएंगे, तो मैं नए नए नामों को कहूंगा कि आप बताएं आप बताएं। जी रेहान। जी सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है। सर आपने कहा था कि जो 1 जो है ना 1 मतलब न्यूमेरिक वैल्यू वो स्टार्ट में नहीं होनी चाहिए आईडी का जब आप नाम दे रहे हैं, 1 2 3 जो होते हैं नंबर्स। ठीक है। और सर आपने कहा था कि जो है ये नाम जो देने हैं कोई फंक्शन के नाम के हिसाब से आपने देने हैं, जिस चीज़ को आप कॉल कर रहे हैं, जिस चीज़ का आप नाम रख रहे हैं, कोशिश करें उसके हिसाब से दें। ठीक है जी। जी रेहान बिल्कुल ठीक आपने बताया कि न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे भी वही बात, न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं करना। अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हो, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, स्पेस नहीं देनी, ठीक है, स्पेस से वो उसे अलग कर देगा, ठीक है। उसे एक ही चीज रखें जी। माइक ऑफ कर लें रेहान, माइक ऑफ कर लें आप अपना, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। वहां पे हम क्लास का जो नेम था उसके दरमियान में डैश भी लिख लेते थे, मतलब कि नंबर ऐसे -1। क्या यहाँ पे भी लिख लेते होंगे? नो सर। यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते? क्लास के नेम में तो मैंने लिखा भी है, अक्सर यूज भी किया, कोई मसला नहीं आता। यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते? जी मुझे इसकी रीजन आप ही बताएंगे कि यहाँ पे डैश लिखते हैं तो वो देखें एरर जनरेट होता है, वो कहता है ऐसे नहीं करना। हालांकि क्लास के नेम में हमने किया था नंबर, जैसे मैंने कहा था क्लास 1,
तो यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ तो वो एरर आ रहा है, ये देखें एक एरर। यहाँ पे भी वो छोटी सी लाइन उसने लगा दी है कि भाई यहाँ पे कोई गलती है। कलर भी चेंज हो गया, 3 चीजों से मुझे इंडिकेशन मिल रही है कि ये गलत लिख रहा हूँ। यहाँ सर तक कोई इसमें इंडिकेशन नहीं। सर जी इसमें सिंटैक्स एरर है। वो मुझे आप बताएं कि क्या गलती है, माइनस पे क्यों? वहां पे तो क्लास का नेम तो मैंने डैश दिया था ना, यहाँ पे डैश क्यों नहीं दे पा रहा मैं? सर इसमें ये सर चीज डिक्लेयर नहीं होगी ना सर इसके फॉर्मेट में? अच्छा, इसके फॉर्मेट में ये चीज डिक्लेयर नहीं होगी, कैसे जी करना सर। है? वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों ऐसे डिक्लेयर नहीं है, वहां पे तो थी ऐसा, यहाँ पे क्यों नहीं की उन्होंने ऐसा? जी असद आप बताएं। सर क्योंकि किसी भी अब वेरिएबल का है ना, इसके प्री डिफाइंड रूल्स हैं कि आप किस तरह ऐसे नेम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इस वजह से सारे रिस्ट्रिक्शन है कि वो आप वो नहीं यूज कर सकते। जी बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं कि वेरिएबल नेम्स तो हैं, बिल्कुल ऐसा ही है कि हर किसी के कुछ रूल्स होते हैं। वहां पे ये वाला रूल क्यों दिया हुआ था और यहाँ पे उन्होंने क्यों नहीं दिया हुआ, ये सवाल है। सीएसएस में तो ये रूल दे दिया था उन्होंने, यहाँ पे नहीं दिया। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे ये जो डैश है ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है किसी और मकसद के लिए। यानी कि ये जो डैश का साइन आता है ना, ये ऑलरेडी रिजर्व हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि जब भी ये आएगा इसको किसी और तरीके से डील करवाना है, इसका मकसद कुछ और है। क्या मकसद है इसका? कि ये माइनस के लिए इस्तेमाल होता है, नेगेटिव माइनस करवाने के लिए दो चीजों को। इसीलिए वो कहता है कि यहाँ पे आप बाकी तरह से नाम लिख लो, पहले न्यूमेरिक अंडरस्कोर लिख लो, खैर है, ठीक है, आप चीजों को डिक्लेयर कर लो, कोई मसला नहीं। आप नाम लिखो जो भी आपका नाम है और उसे लिख के और आप आगे न्यूमेरिक्स डाल दो, पहले अल्फाबेट्स बाद में न्यूमेरिक, दैट्स इट। डैश वाला जो काम है वो यहाँ पे नहीं करना। तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, जैसे मैं कह देता हूँ नंबर 1 सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ नंबर 1 इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन। ये मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने क्या किया, मैंने किया कि नंबर 1 इज इक्वल टू 5 और नंबर 1 इज इक्वल टू 5 सॉरी। अब यहाँ पे ये जो काम किया है ना, ये वाली काम है वेरिएबल को डिक्लेयर करना, बल्कि ये इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। वेरिएबल को इनिशियलाइज करना यानी कि उसे बनाना और यहाँ पे उसे डिक्लेयर कर देना कि ये क्या चीज है, ठीक है। कैसे? अब मैंने आपको जो अभी एग्जांपल दी थी कि आप एक बास्केट बनाते हो, उसके अंदर कुछ भी रखवा देते हो, तो सबसे पहले तो वो बास्केट मौजूद होनी चाहिए ना, बास्केट बनी होनी चाहिए। फिर उस बास्केट जो बनाई है उसका कोई नाम रखो। मैंने उसका नाम रख दिया नंबर और उसे मैंने कह दिया 1, ठीक है। अब चलो बास्केट इतनी, यहां तक मेरा काम ये हुआ था कि एक बास्केट जनरेट हो गई थी, एक कंटेनर जनरेट हो गया था, उसका कोई नाम रख दिया था। उसकी वैल्यू क्या थी? खाली है ये तो अभी। उसकी वैल्यू हमने दे दी कि 5, तो 5 इसके अंदर आके क्या हो गया? स्टोर्ड हो गया। इसके अंदर आके क्या हो गया? 5 जो है स्टोर्ड हो गया। अब ये चीज अगर मैं देखना चाहूं तो मैं देख सकता हूं। कैसे देख सकता हूं? अलर्ट। अलर्ट में मैं अब लिख लेता हूं नंबर 1, बस, और कुछ नहीं मैंने लिखा, मैंने लिखा नंबर 1। अब नंबर 1 को जब मैं अलर्ट करवाऊंगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलनी चाहिए? 5। 5। तो देखिए मेरे पास 5 आ गया। क्यों 5 मिलनी चाहिए? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो वेरिएबल्स होते हैं चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करवा लेते हैं, फिर अब मुझे जब भी 5 की जरूरत पड़ेगी मैं नंबर 1 को बुलाऊंगा। अगर ऐसे मैं लिखूं, मैं कहूं नंबर 5 और ऐसे कह दूं कि नंबर 1 प्लस 6, यहाँ पे भी मैं कह देता हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ है वो मुझे कहीं स्टोर भी तो करवानी है। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर 1 के अंदर फिर क्या वैल्यू आ जाएगी?
11 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं दो अलग अलग भी ले सकता हूँ, नंबर 1 नंबर 2। इसी तरह मैं इसे क्या देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं लिख देता हूँ where num2। ठीक है, इसी तरह मैं नीचे आ जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ नंबर 2 इज इक्वल टू 5। दो चीजें आ गई, दोनों के अंदर 5 5 है, बदल भी सकते हैं, एक के अंदर 10 कर दें। तो यहाँ पे अब मैं अगर इसे अलर्ट नंबर 2 करूंगा तो क्या आउटपुट आनी चाहिए? 10 आउटपुट आनी चाहिए। तो इसी तरह से मेरे पास ये वेरिएबल्स के जो चीज़ें हैं मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक यहाँ पे एक साथ एक और चीज़ समझाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे आके मैं सिर्फ और सिर्फ एन कैपिटल कर देता हूँ, एन कैपिटल कर दिया, क्या आउटपुट आएगी? देखिए आउटपुट नहीं आई कोई, क्यों नहीं आई आउटपुट? क्योंकि सर जावास्क्रिप्ट जो है ये केस सेंसिटिव है। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि आप सब ने केस सेंसिटिविटी के ऊपर जो है ना थोड़ा सा देख के आना है। किसके स्टूडेंट ने सर्च आउट किया था? असद ने तो चले पहले भी बता दिया, फारूक आपने किया था, उसके अलावा और किस किस ने केस सेंसिटिविटी को देखा था कि क्या होती है? जी, किस किस ने और देखा था कि केस सेंसिटिव से क्या मुराद है? किसने इसे पढ़ने की कोशिश की थी? जी, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने। अच्छा, बाकी सब ने क्यों नहीं किया जी, ये बताएं ना। कि चले 4 ने किया, बाकी सब ने नहीं करना था? बाकी जो 24 बच्चे हैं, ये 22 बच्चे हैं, उन्होंने कि केस सेंसिटिविटी से क्या मुराद है, कैसे करते हैं, क्या होता है ये? केस सेंसिटिविटी से ये मुराद होती है, मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास अगर तो आपने लिखा हुआ ना इस तरह से नम स्मॉल में, ये इक्वल नहीं है नम के, ये एक अलग कंसिडर करेगा, इसे एक अलग कहेगा, वो कहेगा दोनों अलग अलग है। यानी कि अगर आप किसी का केस भी बदल देते हो, देखिए आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, लोअर केस अपर केस, इस तरह से होता है ना, ऐसे अपर केस में लिख दो, लोअर केस में, वो केस होते हैं। तो जब आप इसका केस चेंज करते हो तो उसे वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है, वो कहेगा ये दोनों सेम नहीं है। सर एक क्वेश्चन है जी, सर, अगर लैंग्वेज केस सेंसिटिव हो या ना हो तब भी वेरिएबल्स तो केस सेंसिटिव ही होते हैं। नहीं नहीं, वेरिएबल आपके पास हर किसी के इस तरह से नहीं होते, कीवर्ड्स पे भी डिपेंड करता है ना कि कीवर्ड केस सेंसिटिव है कि नहीं है। अभी हम जिक्र कर रहे हैं सिर्फ वेरिएबल्स का केस सेंसिटिविटी के में लिए। तो ऐसी है। जी, पीएचपी में ऐसे ही है। पीएचपी को हम कहते हैं कि ये पार्शियल सेंसिटिव लैंग्वेज है। कुछ लैंग्वेजेस होती है पार्शियल सेंसिटिव, कुछ होती है केस सेंसिटिव प्रॉपर। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो प्रॉपर केस सेंसिटिव होगी, उसके अंदर चीजें जो है वो डिफरेंट आएंगी। अगर आप HTML की बात करो तो अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या HTML केस सेंसिटिव थी, तो आप क्या आंसर करेंगे? नो सर। नहीं थी। नो क्यों सर। केस सेंसिटिव नहीं थी? क्योंकि आप बेशक पैराग्राफ का जो पी होता है वो छोटा लिखो, या पैराग्राफ का जो पी है वो बेशक बड़ा लिखो, वो पैराग्राफ ही रहता है। H1 बेशक छोटा लिख लो, H1 बेशक कैप्स में लिख लो, केस सेंसिटिविटी वहां पे आती ही नहीं है। पर इन चीजों के अंदर आपके पास क्या हो जाता है, केस सेंसिटिविटी मैटर करती है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने एक्स स्मॉल वाला लिखा है ना, तो आउटपुट के अंदर भी आप एक्स स्मॉल को ही यूज करो। ठीक है, तो बाकी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जैसे पीएचपी है, पीएचपी इस तरह से नहीं है, वो तो पार्शियल केस सेंसिटिव होती है, उसके अंदर थोड़े से रूल्स डिफरेंट हैं। अच्छा,
अब हमारे पास क्या चीज़ें आगे देखिए, केस सेंसिटिविटी पे बात हो रही है तो क्या है कि अगर आपके पास एक चीज़ डिफरेंट केस में है, स्मॉल में है और एक लार्ज में है, कैप्स में है, तो वो दोनों चीज़ें आपस में सेम जो है वो नहीं बिहेव करेंगी। ठीक है, किस तरह से सेम बिहेव नहीं करेंगी? जैसे मैंने आपको बता दिया कि नंबर मैंने n कैपिटल कर दिया तो ये फर्क हो गया। सिर्फ ये तभी वर्क करेगा जब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। अगर आप इसे पूरा कैप्स में कर देते, जैसे नंबर 2 कर दिया मैंने, तो तब भी आपके पास जो एरर है वो रहेगा ही रहेगा। आउटपुट आ ही नहीं रही कोई। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। अब आउटपुट नहीं आ रही, इस आउटपुट को देखने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, कंसोल में आना है। कंसोल में आके आपके पास जो एरर्स है ना, उसकी जो अगर डेफिनेशंस है वो यहाँ पे पुट होगी। क्योंकि ये जो मैंने चीज़ लिखी है, ये यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं आया। एक और चीज़ यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि सिंटैक्स के लिहाज से ये चीज़ मेरी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं नंबर 2 भी लिखूं तो नंबर 2 कोई वेरिएबल हो ज़रूर सकता है। सिंटैक्स के लिहाज से चीज़ गलत नहीं है, सिंटैक्स ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है? उसके लिखने का तरीका। तो लिखने के तरीके के लिहाज से चीज़ ठीक है। गलती क्या है कि नंबर 2 मैंने डिफाइन ही नहीं किया हुआ, बनाया ही नहीं हुआ, ऐसे ही है। तो ये आ जाएगा कि नंबर 2 इज नॉट डिफाइंड एट दिस। वो कहेगा लाइन नंबर 5 पे नहीं बना हुआ, तो लाइन नंबर 5 पे वाकई ही नंबर 2 जो है वो नहीं बना हुआ। ठीक है, तो लाइन नंबर 5 पे आपके पास एरर आ गया। तो जब भी आपने इस तरह की एरर देखना है कि क्या एरर है, तो हम किसके पास आ जाते हैं? हम आ जाते हैं कंसोल के पास। हम इसकी जो टेस्टिंग की जो चीज़ें देखेंगे, अगर हमारे पास कोई गलती आ जाती है तो हम कंसोल से देखेंगे कि क्या गलती आई है। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं लग रहा कि गलती है कि नहीं, क्योंकि मुझे वीएस कोड ने भी कोई एरर नहीं दिया। वो कह रहा है नो प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम है ज़रूर। इस तरह की प्रॉब्लम की डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम अपना कंसोल को चेकआउट करते हैं और इसे देखते हैं कि क्या इसमें चीज़ें ठीक हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है। आप इसके साथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हो। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये जो मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जी बिल्कुल ठीक आपने बताया कि आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, जो मैथ के ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन, वो भी आप कर सकते हो। अब कैसे करना है आपने? इसी तरह से कर लो, वार नंबर 3 कर लो, बस यहाँ तक। नीचे आके वार नंबर 3 बना दिया। अब क्या कर दिया, नंबर 3 इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। अलर्ट करवा लेता हूं मैं नंबर 3 को। अब देखें मैं अलर्ट को क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इन चीजों की आउटपुट टेस्ट करनी है। देखिए काम मेरा यहां तक हो जरूर गया, अगर मैं नहीं भी करता, नंबर 3 के अंदर एड अप होकर चीजें जमा हो गई हैं। अगर मैं काम आगे नहीं भी करता तो मेरा रिजल्ट ठीक है। पर मैं देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं वाकई देख सकूं कि वाकई नंबर 3 के अंदर चीजें ठीक है। तो नंबर 3 के अंदर क्या रिजल्ट आएगा आपके हिसाब से? 15 आएगा। 15 कैसे आएगा कि 5 नंबर 1 के अंदर था। ये मैंने एक ऐसा काम किया। इस तरह से ये कंटेनर है, इस कंटेनर का नाम है नंबर 1। इसको प्लस कर दिया एक और चीज के साथ। इस कंटेनर का नाम था जी नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2। इस नंबर 1 के अंदर आपने रखवाया हुआ है जी 5, इसके अंदर आपने रखवाया हुआ है जी 10। इन दोनों को जमा करना है। इसी तरह का एक और ऐसे कंटेनर आपने थर्ड बना लिया। तो नंबर 3 के अंदर क्या चीज आ जाएगी?
नंबर 1 और नंबर 2 15। नंबर 1 और नंबर 2 को जमा करेगा 15 और 15 किधर आ जाएगा, इधर स्टोर हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ। देखिए 15 आउटपुट मुझे मिल गई है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैंने आपको नहीं बताई कि ये जो इक्वल का साइन है ना, यहाँ पे ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे है कि ये चीजों को असाइन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये राइट टू लेफ्ट चीजों को असाइन करता है। इक्वल का साइन, इक्वल के साइन को हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट। जैसे मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं तो मैं आपको एक काम असाइन कर देता हूं, लगा देता हूं कि आप लोगों ने ये काम जो है वो करके लाना है। जैसे अब आपको असाइनमेंट दिया है जो कि संडे रात 12 बजे तक आपने सबने सबमिट करवानी है, तो मैंने आपको एक काम असाइन कर दिया। इसी तरह ये असाइनमेंट का ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है, राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड को क्या कर देता है, असाइन कर देता है। ठीक है, अगर मैं इस चीज को ब्रेक डाउन करूं तो ये मेरे पास वेरिएबल नेम, ये मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, ये मेरे पास कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू और ये मेरे पास टर्मिनेटर। तो इक्वल का साइन जब भी आप लगाओगे, जब भी यूज करोगे, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये कौन से ऑपरेटर होते हैं। ये प्लस ऑपरेटर है, इसके दरमियान में अगर मैं माइनस लिख दूंगा तो माइनस ऑपरेटर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो माइनस है, ये माइनस के लिए रिजर्व्ड है चीज, कि ये चीज सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। इसीलिए सब्ट्रैक्शन को आप किसी नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि रिजर्व्ड है किसके लिए, कि यहाँ पे ये चीज माइनस हो जाएगी और होगी वाकई। अब इसी तरह से आप लोग भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ नंबर की वजह से। मैंने अभी तक सिर्फ आपको सिर्फ ये करवाए हैं, सिर्फ सिंपल आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज करवाई हैं। डेसिमल वैल्यू का भी मैंने आपको नहीं बताया, आपको स्ट्रिंग्स वगैरह का, कैरेक्टर्स वगैरह का भी नहीं बताया। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि नंबर्स लेने हैं आपने, नंबर्स। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या कर लेना है, जैसे ये मैंने इंटीजर्स लिए हैं, इंटीजर इन्हें कहा जाता है बेसिकली, जो वर्ड्स हैं इनके लिए। आपने इसी तरह के नंबर लेने हैं, आपने उस पे तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करके लेके आना है, यानी कि प्रैक्टिस के तौर पे करना है। सबमिशन वगैरह वाला काम नहीं है इसमें कि मैं आपको कहूँ असाइनमेंट बनानी है, सबमिट करवानी, नहीं। प्रैक्टिस के तौर पे आपने क्या करना है, सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन, सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन में कौन कौन से आते हैं, कौन बताएगा? जी अब्दुल। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है जी, और भी कुछ होता है कि नहीं होता, या यही होते हैं सिर्फ? मल्टीप्लाई, तकसीम सर। बिल्कुल ठीक है जी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस। ठीक है, एक इसके साथ एक मॉडुलस का भी होता है। ठीक है, मॉडुलस भी देख के आना है वो क्या चीज होती है। प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, यानी कि सिर्फ देखना नहीं है, आप लोगों ने वेरिएबल बनाने हैं। ठीक है, और उसकी जो आउटपुट है वो तीनों तरीकों से लेनी है, अलर्ट से भी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी, और कंसोल डॉट लॉग से भी। क्या करना है, आपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं दो पे, सिर्फ और सिर्फ दो ऑपरेंड रखने हैं। इसको ऑपरेंड कहा जाता है, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2। ये ऑपरेंड होता है और इसके दरमियान में ऑपरेटर होता है। ठीक है, प्लस का ऑपरेटर, माइनस का ऑपरेटर, और ये होते हैं ऑपरेंड्स। जी किसी ने कुछ कहना है? सर मैं पूछ रहा था कि ये काम कैसे करेंगे, ऑपरेटर और ऑपरेंड। देखिए ऑपरेटर वो होता है जो कि सेंटर में निशान आ रहा है, ये
ऑपरेंड वो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं जिन पे आप वो काम परफॉर्म कर रहे होते हो। जैसे नंबर 1 है ना, जैसे यहाँ पे सपोज मैं लिख लेता हूँ 5 माइनस 2। ये सेंटर वाला क्या है? ये सेंटर वाला एक ऑपरेटर है और ये साइडों वाले ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर काम परफॉर्म हो रहा होता है, इनमें सब्ट्रैक्शन अप्लाई हो रही है और ये माइनस वाला सब्ट्रैक्ट करवा रहा है। हमें इससे आउटपुट क्या मिलती है? आउटपुट क्या होती है? 5 माइनस 2 क्या आउटपुट होती है? 5 में से 2 निकाले कितने रह जाते हैं? 3। तो आपकी जो आउटपुट है वो 3 होगी, वो यहाँ पे स्टोर्ड हो जाएगी इसमें, और इस स्टोर्ड को आपने क्या कर लिया? आउटपुट करवा ली। मैं आपको करके दिखा देता हूँ छोटा सा चीज। माइक ऑफ कर ले, ठीक है। मैं सपोज कहता हूं कि n1 नंबर 1 इज इक्वल टू 10। जी अपने माइक ऑफ कर लें हसनैन। n2 इज इक्वल टू सपोज 5। तो आपके पास जो n3 है ना, वो आ गया सपोज n1 माइनस n2। n1 में क्या पड़ा हुआ है? 10। 5 आंसर आएगा। ये देखिए बिल्कुल ठीक बताया। n1 में पड़ा हुआ है 10 और n2 में क्या पड़ा हुआ है? 5। 10 माइनस 5, यहाँ पे ऐसे ही लिख लें कि 10 माइनस 5। तो n3 के अंदर आपके पास आ जाएगा 5। यहां तक 5 आ जरूर गया, सेव जरूर हो गया, पर 5 को आपको कैसे पता लगेगा कि 5 आ चुका है? आपने उसे प्रिंट करके देखना है। आपने आउटपुट लेनी है अलर्ट से भी, console.log से भी और document.write से भी। तीनों से आपने आउटपुट लेके देखनी है कि वाकई ही हर जगह 5 5 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आपने काम करना है। बात समझ आ गई अब? सर हम यस सर। यस सर। जी बताएं। सर हमने इसमें ना अलर्ट देखने हैं बस, कहाँ कहाँ में अलर्ट देता है ये? वो ऑपरेशन परफॉर्म करके ही देख रहे हैं ना। आपको पता है 5 जमा 5 10 होता है, आपको पता होना चाहिए अलर्ट में 10 आना चाहिए। आपको पता है 5 माइनस 5 0 होता है। आपने आउटपुट करके देखना है कि 0 आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए एक टास्क है। आप करोगे तो आपको ये चीजें समझ आएंगी, क्योंकि आगे जाके हमारे पास इन चीजों से हम ज्यादा आउटपुट ले रहे होते हैं, हम डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। तो ये उसकी इनिशियल स्टेज है कि आप चीज़ों को ऐड करो। आगे जाओगे आप कहीं से ऐड करोगे, फिर उसी आंसर में मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर उसी आंसर में डिवाइड कर दोगे, फिर उस वैल्यू को किसी फंक्शन में गुजारोगे, वो वहां से कोई काम करवाएगी। आगे चीज़ें हो जाएगी लेंथी, लंबी। तो अभी हमने उसे छोटे लेवल पे समझना है कि वाकई चीज़ें स्टोर होती हैं, आती हैं, वेरिएबल के अंदर वैल्यू अपडेट होती है कि नहीं होती। ठीक है, जो मैंने आपको बताया इक्वल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसने इन दोनों को माइनस किया, जवाब आया 5, तो इसने 5 असाइन कर दिया 3 को। अब आपने n3 को प्रिंट करवा के देखना है कि वाकई ही 5 स्टोर है भी कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे मुझे कहीं नजर आ रहा है कि n3 के अंदर 3 स्टोर्ड है। नो सर। नो। मुझे तो पता ही नहीं लग रहा। मुझे पता तब लगेगा जब मैं इसे अलर्ट करूंगा। हाँ लॉजिकली मुझे पता जरूर है कि 5 में से 2 गए तो 3 रह जाते हैं, पर मैंने इसकी आउटपुट ऐसे लेके भी देख लेनी है ऐसे 3। अब मैंने कहा हाँ ठीक है 3 वाकई 3 ही है। अलर्ट भी करवाना है, console.log भी, और ये भी, और सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे ये परफॉर्म करवाना है आप लोगों ने।